वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं डॉक्टर रीना श्रीवास्तव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सेकेंड ईयर की क्लास में आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही। नौकरशाही को सिविल सेवा से भी जोड़ सकते हैं, मैजिस्ट्रेसी से जोड़ सकते हैं, अधिकारी तंत्र भी कह सकते हैं, स्थायी कार्यपालिका भी कहते हैं, विभागीय सरकार भी कहते हैं। इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। औद्योगिक क्रांति के बाद जब सामाजिक व राजनीतिक ढांचे में परिवर्तन आया तो जिस संगठन का जन्म हुआ वह था नौकरशाही। क्योंकि जैसे जैसे जागरूकता बढ़ी वैसे वैसे औद्योगिकरण बढ़ा और परिवर्तन के इस दौर में परंपरागत समाज को संतुलित, व्यवस्थित, विकसित करने के लिए नौकरशाही जैसे तंत्र की आवश्यकता महसूस की गई। यद्यपि विशिष्ट वर्ग के रूप में नौकरशाही जैसे तंत्र का जन्म बहुत पहले हो चुका था, लेकिन इसका संगठित रूप औद्योगिक क्रांति के बाद ही आया। उसने एक ऐसे वर्ग की भूमिका निभाई जो पूर्णतया बुद्धिजीवियों और कार्यकुशलता से संबंधित था और सामाजिक परिवर्तन को गतिशील बनाने का कार्य नौकरशाही के द्वारा किया जाने लगा। आज के युग में प्रजातंत्र में हम इसे जन कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त करने वाले साधन के रूप में देखते हैं। एक विशिष्ट वर्ग के रूप में नौकरशाही की बात की जाती है। नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी शब्द फ्रांसीसी भाषा के ब्यूरो शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मेज प्रशासन या कार्यालयों द्वारा प्रबंध। आज नौकरशाही एक बदनाम सा शब्द बन गया है। इसका अर्थ तानाशाही, अपव्यय, स्वेच्छाचारिता, मनमर्जी से काम करना, इन सब से लिया जाता है। अलग अलग परिभाषाएं इसके विचारकों ने दी है जो इसके अर्थों को स्पष्ट करती है। हम मैक्स वेबर की बात करते हैं। नौकरशाही प्रशासन की ऐसी व्यवस्था है जिसमें विशेषज्ञता, निष्पक्षता और मानवता का अभाव होता है, यानी एक बुरे वर्ग के रूप में इन्होंने देखा है। एप्लवी ने नौकरशाही तकनीकी दृष्टि से कुशल कर्मचारियों का एक व्यावसायिक वर्ग है जिसका संगठन पद सोपान के अनुसार किया जाता है और यह निष्पक्ष होकर कार्य करता है। हम आज का जो प्रशासन वर्ग है उसे हम नौकरशाही के रूप में देखते हैं, जिनका संगठन एक हायरार्की के सिस्टम में बंधा हुआ होता है और उनके अपने अपने कार्य होते हैं। डेमोक ने नौकरशाही का अर्थ दिया है विशेषीकृत पद सोपान और कम्युनिकेशन की लंबी रेखाएं। कार्ल फ्रेडरिक ने नौकरशाही से अभिप्राय ऐसे लोगों के समूह से है जो निश्चित कार्य करते हैं जिन्हें समाज उपयुक्त समझता है। विलोबी ने भी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। उन्होंने भी पद सोपान से इसको जोड़ा है। तो इस रूप में हम देखें कि नौकरशाही को अच्छे और बुरे दोनों ही रूपों में सामने लाया गया है। बात करते हैं नौकरशाही की विशेषताएं। नौकरशाही में कार्यों का तर्कपूर्ण विभाजन होता है। प्रत्येक पद पर योग्य व्यक्ति को ही बिठाया जाता है ताकि वह अपने कार्य और लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सके और इन कार्यों को करने के लिए उन्हें कानूनी सत्ता प्राप्त होती है और अपने कार्य को पूरा करने के लिए अपनी सत्ता का पूर्ण उपयोग करने की छूट होती है। तकनीकी विशेषज्ञता। नौकरशाही का जन्म ही तकनीकी आवश्यकता के कारण होता है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कार्यों में दक्ष होता है। तकनीकी दक्षता के अनुसार ही प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग कार्य सौंपे जाते हैं। कार्य करने के लिए इन्हें कानूनी सत्ता प्राप्त होती है। कार्यों के निष्पादन के लिए पद सोपान सिद्धांत को अपनाया जाता है, यानी पद बने हुए होते हैं और उन सोपानों पर व्यक्ति कार्य करता है। सबसे ऊपर महत्वपूर्ण
अधिकारी होते हैं। कर्मचारी वर्ग सबसे निम्न स्तर पर होता है। इस सिद्धांत के द्वारा सभी को आदेश की एकता के सूत्र में बांधा जाता है। कानूनी रूप से कार्यों का संचालन, कानूनी रूप से कार्यों का संचालन। नौकरशाही में सरकारी अधिकारी कानून व नियमों की मर्यादा में रहते हुए कार्य करते हैं, जिससे प्रशासन में कठोरता आ जाती है। नौकरशाही का संचालन कानून के शासन के द्वारा ही होता है, इसलिए उन्हें कानून की सीमाओं में रह कर के ही अपना कार्य करना होता है। इससे प्रशासन में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, लोचशीलता बनी रहती है। राजनीतिक रूप से ये तटस्थ होते हैं। नौकरशाही में राजनीतिक तटस्थता का महत्वपूर्ण गुण पाया जाता है। सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन प्रशासन वहीं रहता है, नौकरशाही वहीं रहता है। इन्हें राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, केवल मत देने का अधिकार होता है, लेकिन सक्रिय राजनीति से इन्हें बचना होता है। योग्यता प्रणाली को अपनाया जाता है। नौकरशाही में प्रशासनिक अधिकारी व कर्मचारियों का चयन योग्यता के आधार पर होता है, सिफारिश के आधार पर नहीं। उनकी नियुक्ति के लिए निश्चित योग्यताएं रखी जाती हैं और प्रतियोगिता परीक्षाओं का संचालन एक उच्च सेवा आयोग द्वारा होता है। निश्चित वेतन और भत्ते। नौकरशाही के अंतर्गत सभी कर्मचारियों व अधिकारियों को निश्चित वेतन व भत्ते मिलते हैं। नौकरी से रिटायर होने के बाद पेंशन का भी प्रावधान है। पदोन्नति। नौकरशाही में सभी अधिकारियों कर्मचारियों को अपनी योग्यता व प्रतिभा विकसित करने के पूरे अवसर प्राप्त होते हैं। इसमें लोक सेवकों को परिश्रम व मेहनत के बल पर अपना पद विकसित करने के पूरे अवसर प्राप्त होते हैं। निष्पक्षता पाई जाती है। नौकरशाही में लोक सेवकों को अपना कार्य बिना भेदभाव के करना पड़ता है। नौकरशाही में एक व्यावसायिक वर्ग होता है जो अपने कार्यों का निष्पादन जन सेवा के लिए नहीं करता, बल्कि व्यवसाय समझ करके ही करता है। लाल फीता शाही। बच्चों, लाल फीता शाही शब्द का अर्थ समझें। लाल फीता सरकारी संगठनों में एक फाइल होती है जिसमें एक फोल्डर होता है और उसके ऊपर लाल फीता लगा होता है। ये एक पुरानी कहावत के रूप में प्रचलित है कि जब सरकारी कार्यालयों में हम कोई भी कार्य करने जाते हैं तो उसको फाइलिंग कर दी जाती है और उस पर नंबर लगा दिए जाते हैं, और सचिवालय में हमने पढ़ा था कि उस पर आवश्यक अति आवश्यक लिख दिया जाता था। तो क्या होता था, ये फीताशाही वाली प्रवृत्ति की फाइलों में रख दिया गया और जब अवसर मिलेगा तो उसे निपटाया जाएगा। तो इससे ये कार्य में क्या हुआ, कार्य में देरी होने लगी और इस कारण नौकरशाही को बदनामी सहनी पड़ती है। इसमें अनौपचारिक संबंधों का कोई स्थान नहीं होता। सभी कार्य नियम के अनुसार, परंपरा के अनुसार ही किए जाते हैं। इसमें कार्य अनुशासन पर अधिक जोर देने के कारण लाल फीताशाही को बढ़ावा मिलता है। फाइल में आपका नंबर जब आएगा, आपकी कोई इमरजेंसी है, आपको कोई आवश्यकता है, उस पर गौर नहीं किया जाता, बल्कि जब आपका नंबर होगा तभी आपको उसमें जोड़ा जाएगा। तो ये लाल फीताशाही की बात यहीं से नाम पड़ा, यानी कार्य में देरी, कार्य में भ्रष्टाचार और इन बुराइयों से नौकरशाही को जोड़ दिया गया। नौकरशाही की प्रकार की हम बात करते हैं तो नौकरशाही 4 प्रकार की होती है। अभिभावक नौकरशाही, जातीय नौकरशाही, प्रश्रय या संरक्षक नौकरशाही और योग्यता के आधार पर नौकरशाही। अभिभावक नौकरशाही, जहाँ पर जनता के साथ एक अभिभावक जैसा आचरण किया जाता है। यह नौकरशाही जनसाधारण के हितों के लिए चिंतित रहती है, जिसमें समस्त कार्यकलाप जनहित पर ही आधारित होते हैं। इस प्रकार की नौकरशाही प्लेटो के आदर्श राज्य में थी। चीन में, प्रशा में यह अभिभावक नौकरशाही का प्रचलन था। प्रशा की नौकरशाही की विशेषताएं थीं कि वहाँ पर नौकरशाही राज्य हित को समर्पित थी। एकीकृत एवं संतुलित प्रशासनिक व्यवस्था, शिक्षित
एवं योग्य प्रशासक राजतंत्र के साथ मध्यवर्गीय गुणों का समन्वय, सजग राजतंत्र के मूल्यों का पोषण और जन भावनाओं के प्रति उत्तरदायित्व की भावना है। एक श्रेष्ठ उदाहरण हम देखते हैं। राजा जो है वहाँ का जनता के हित की, जनता की सेवा करने की वाली संस्था होती है। नौकरशाही इस बात पर गर्व कर सकती है कि वह अपने उद्देश्यों में अलोचशील, ईमानदारी, जनता के साथ संबंधों में सत्तावादी, सद्भावना तथा बाहरी आलोचनाओं से अप्रभावित बनी रही। इस नौकरशाही में अधिकारियों का पहला कार्य क्या था? एक आदर्श जीवन का उदाहरण प्रस्तुत करना। इसी प्रकार उनका चुनाव योग्यता के आधार पर ही होता था और उन्हें शास्त्रीय पद्धति के अनुसार ही ट्रेनिंग दी जाती थी। प्रमुख दोष यह आ गया कि निरंकुशता का ही अपना आदर्श मानने लगे और परंपरावादी व रूढ़िवादी बन गई। आज इस नौकरशाही का प्रमुख दोष इसका निरंकुश आचरण ही है। पहले के जो राजा थे वो जनहित के लिए, राम राज्य की जो हम बात करते थे, और आज का शासक वर्ग निरंकुश हो जाता है। तो ये जो अभिभावक नौकरशाही थी, जातीय नौकरशाही की हम बात करें, पदक्रम पर आधारित है, जाति पर आधारित है। इस नौकरशाही का जन्म कब होता है? जब प्रशासन की सत्ता एक ही वर्ग के हाथ में होती है। इस नौकरशाही में वे व्यक्ति होते हैं जो उच्च प्रशासनिक पद को प्राप्त कर लेते हैं और उच्च जाति या शासक वर्ग से संबंध रखते हैं। कुलीन तंत्रीय नौकरशाही ने कहा जाता है, इसमें उच्च पदों के लिए योग्यता पर जाति को प्राथमिकता दी जाती है। इस प्रकार की नौकरशाही प्राचीन समय में रोमन साम्राज्य और आधुनिक युग में जापान के मेजी संविधान के अंतर्गत कार्यरत नौकरशाही का रूप है। फ्रांस में इस तरह की नौकरशाही का विकसित रूप था। इस नौकरशाही की प्रमुख विशेषताएं शैक्षिक पद की अनिवार्यता, पद और जाति में अंतर संबंध, सेवा या पद का परिवार से जुड़ जाना, दोषपूर्ण समाज व्यवस्था का प्रतीक। इस प्रकार की नौकरशाही का विकसित रूप प्राचीन भारत में भी प्रचलित था और आज भी हम देखें तो ये विभेद पाया जाता है। प्राचीन काल में ब्राह्मणों व क्षत्रियों को उच्च प्रशासनिक पद सौंपे जाते थे और इस नौकरशाही ने सामाजिक वर्ग विभेद को जन्म दिया। यह वर्ग विशेष के हितों के पोषक होने के कारण सामाजिक विषमताओं की जननी मानी जाती है। संरक्षक पैट्रोनिस नौकरशाही, स्पॉइल सिस्टम का नाम दिया गया है। राजनीतिक लाभ पर आधारित, चुनाव में विजयी राजनीतिज्ञ अपने समर्थकों को उच्च राजनीतिक व प्रशासनिक पदों पर नियुक्त करके उन्हें एक प्रश्रय प्रदान करते हैं। नियुक्ति का आधार योग्यता न होकर के राजनीतिक संबंध होता है। अमेरिका को इस नौकरशाही का जनक माना जाता है। वहाँ पर प्रत्येक नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पुराने पदाधिकारियों को सेवा मुक्त करके उच्च पदों पर राजनीतिज्ञ समर्थकों को नियुक्त करता था। यह नौकरशाही लंबे समय तक अमेरिका में अपना प्रभाव बनाए रखी। राष्ट्रपति जैक्सन ने भी इसी नौकरशाही का पोषण किया था। 19वीं सदी से पहले ब्रिटेन में भी ये नौकरशाही प्रचलित थी। आगे चलकर इसमें अनेक दोष उत्पन्न हो गए। इस कारण अमेरिका नौकर और ब्रिटेन ने इसे त्याग दिया। पक्षपातपूर्ण, भ्रष्ट, भाई भतीजावाद, राजनीतिक तटस्थता का अभाव, ये सारी विशेषताएं इसमें पाई जाती थी। अब जो हम बात करते हैं वह योग्यता आधारित नौकरशाही। इन सारी कमियों को देखते हुए जिस नौकरशाही का उदय हुआ वह योग्यता पर आधारित नौकरशाही है। इसमें लोक सेवकों की नियुक्ति योग्यता व मेरिट के हिसाब से की जाती है। लोक सेवकों के चयन के लिए निष्पक्ष भर्ती परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। लोक सेवकों पर शासक वर्ग का कोई दबाव नहीं रहता, जन कल्याण को महत्व दिया जाता है। इसमें जो प्रमुख विशेषताएं हैं, कार्यकाल का निश्चित होना, निर्धारित वेतन व भत्ते, कानून के शासन पर आधारित, निष्पक्ष व निर्भयतापूर्ण कार्य संपादन, राजनीतिक तटस्थता, संविधान व कर्तव्यों के प्रति वचनबद्धता, जनहित की पोषक, ये सारे विशेषताएं इनके योग्यता आधारित नौकरशाही की है।
अगले लेक्चर में हम बात करेंगे नौकरशाही का क्या कार्य हैं और नौकरशाही की प्रमुख जो आलोचनाएं की जाती हैं उन पर हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।